आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में विभाजन के बारे में पढ़ा था, तो आइए आज इस वीडियो में हम जानें कि विभाजन कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से संबंधित है। हमारे पास 59 चॉकलेट्स व 3 डिब्बे हैं। इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलेट रखनी है। क्या आप इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलेट रख सकते हैं? शाबाश! हमने देखा कि प्रत्येक डिब्बे में 19 चॉकलेट्स को रख दिया जाता है, जबकि 2 चॉकलेट शेष रह जाती हैं। जरा सोचिए, क्या अब आप इसे साधारण भाग विधि से हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हल करने पर हमें भागफल 19 व शेषफल 2 प्राप्त होता है, जहां 3 भाजक व 59 भाज्य हैं। यदि अब उन्हीं चॉकलेट्स को 3 के जगह 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखनी है, तो बताइए क्या करेंगे? शाबाश! अब हमारे पास प्रत्येक डिब्बे में 11 चॉकलेट्स हैं, जबकि 4 चॉकलेट अभी भी शेष रह जाती हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो हम देखते हैं कि प्रत्येक डिब्बे में 8 चॉकलेट्स आती हैं, जबकि 3 चॉकलेट बाकी रह जाती हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उपर्युक्त तीनों स्थितियों में हमने देखा कि भाज्य व भाजक दोनों ही धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। जहां भाज्य 59 को भाजक 3, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4, 3 बचता है। ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि तीनों स्थितियों में शेषफल भाजक से छोटा है। जहां हम भाज्य को A, भाजक को B, भागफल को Q से तथा शेषफल को R से प्रदर्शित करते हैं। उपर्युक्त स्थितियों में 2 धनात्मक पूर्णांक A व B दिखते हैं, जहां A B से बड़ा है, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। विभाजन करने पर शेषफल R प्राप्त होता है, जो B से छोटा या शून्य हो सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि A बराबर है B गुणा Q जमा R के, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। आज हमने इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसके प्रयोग से महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना सीखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करना सीखेंगे। बताइए कि चॉकलेट P व चॉकलेट Q, जिनकी संख्या क्रमशः 1215 और 891 है, एक बॉक्स में अधिकतम कितनी चॉकलेट रखी जा सकती हैं और उन्हें रखने के लिए कितने न्यूनतम बॉक्स की आवश्यकता होगी? इसका हल आप जांच और भूल विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे एक क्रमबद्ध रूप से हल करेंगे, जिसके लिए हम दोनों तरह की चॉकलेट्स की संख्या का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर
b गुणा q जमा r का प्रयोग करेंगे। आइए मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1215 बड़ा है 891 से। अब हम इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये मान प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम भाजक यानी कि डिवाइजर 891 और शेषफल 324 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जिससे हमें ये मान प्राप्त होगा। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और इस स्थिति में भाजक 81 प्राप्त होता है, जो कि 1215 और 891 का HCF है। इसलिए चॉकलेट P व चॉकलेट Q से बॉक्स में अधिकतम 81 चॉकलेट रखी जा सकती हैं। चूंकि हमें तो न्यूनतम बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश! यदि चॉकलेट P और Q की संख्याओं में अधिकतम एक बॉक्स में आने वाली चॉकलेट की संख्याओं यानी कि 81 का भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है, उनके योग की संख्या यानी कि 26 ही न्यूनतम बॉक्स की संख्याएं होंगी। अतः चॉकलेट रखने के लिए हमें न्यूनतम 26 बॉक्स की आवश्यकता होगी। आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बीच के अंतर को समझें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है, जबकि एल्गोरिदम अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं a व b के HCF को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन a बराबर b गुणा q जमा r को लागू करते हैं। इस वीडियो में आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। एक दुकानदार के पास 1517 जूतों की और 902 चप्पलों की जोड़ियां हैं। वो इनको इस प्रकार डिब्बों में रखना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में जोड़ियों की संख्या समान रहे। ऐसा करने के लिए प्रत्येक डिब्बे में कितनी जोड़ियां रखी जा सकती हैं? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। चूंकि यहाँ जोड़ियों की समान संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात इन दोनों की संख्या का HCF ज्ञात करना है, जिसके लिए हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ 1517 बड़ा है 902 से, इसलिए A और B के मान रख हल करते हैं। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तब आप जल्दबाजी में भाजक यानी कि डिवाइजर के स्थान पर भाज्य यानी कि डिविडेंड को चुन लेते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ
HCF ज्ञात करने के लिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप नए भाजक यानी कि डिवाइजर 902 और 615 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो शेष फल यानी कि रिमाइंडर ऋणात्मक प्राप्त करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रमेयिका में r का मान ऋणात्मक नहीं होता है। r 0 से बड़ा या बराबर होता है और इस प्रक्रिया में हमें शेष फल 0 नहीं प्राप्त हो रहा, इस बात को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और इसी कारण आप यहाँ 1517 और 902 का HCF 615 मान लेते हैं, अतः जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। अगर आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये सही है। HCF के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर इसे हल करते हैं। यहाँ 902 से 1517 बड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक शेष फल 0 प्राप्त न हो जाए। यहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 41 है, इसलिए 1517 और 902 का HCF 41 होगा, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी 2 क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन करेंगे। क्या आप इन संख्याओं को भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर्स व अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स में अलग अलग कर सकते हैं? संख्याओं को विभक्त करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। उम्मीद है कि आपका उत्तर सही रहा होगा। अब यदि हम इनमें से किसी भी एक संख्या माना 102 का चयन कर आगे बढ़ें, तो क्या आप 102 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं? 102 को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स 2, 3 व 17 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। शाबाश! अब यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स को गुणा करके एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। यदि अभाज्य संख्याओं का एक संग्रह यानी कि कलेक्शन ले और इनमें से कुछ या सभी संख्याओं को चाहे कितनी भी बार गुणा करें, तो हमें प्रत्येक स्थिति में धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स की घातों यानी कि पावर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप ऐसी कोई भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर सोच सकते हैं जिसको अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में न लिखा जा सकता हो? आइए
इसका उत्तर देने के लिए एक धनात्मक पूर्णांक माना 1,08,108 के गुणनखंड करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस संख्या के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम गुणनखंड वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हम 1,08,108 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लेते हैं, जो अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यदि अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ दिया जाए तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में एक ही विधि में लिखा जा सकता है। आप भी कुछ ऐसी संख्याओं को लेकर इस तथ्य की जांच कर सकते हैं। यह एक सत्य कथन है जो पूर्णांकों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इस कथन को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति यानी कि इंट्रोडक्शन सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आज इस वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस प्रमेय का प्रयोग HCF व LCM में देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम इसके प्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। क्या आप 12 व 45 को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? गुणनखंड करने के लिए वीडियो को रोकें और खुद प्रयास करें। शाबाश! यदि आपने भी यही अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं तो आपका उत्तर सही है, तथा यदि कुछ और गुणनखंड लिखे हैं तो उत्तर गलत है, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यानी कि द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यह तय करती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आइए अब 12 व 45 के अभाज्य गुणनखंडों पर चर्चा करते हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड 3 है। इससे आप क्या समझते हैं? हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो HCF की तरह लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि दोनों संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल यानी कि 12 व 45 का LCM 180 होता है। आप यहाँ और क्या देखते हैं?
क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम 12 और 45 के HCF व LCM को गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही, हमें 540 मिलेगा। ध्यान देने पर हम पाते हैं कि यह 12 व 45 के गुणनफल के बराबर है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों माना A व B का गुणनफल तथा उनके HCF व LCM का गुणनफल समान होता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या ऐसा 2 से अधिक संख्याओं के लिए भी संभव है? आइए इसकी जांच 2 स्थितियों की सहायता से करते हैं। पहली स्थिति में 3 संख्याओं तथा दूसरी स्थिति में 4 संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात किए जा रहे हैं। हल करने पर आप पाएंगे कि संख्याओं का गुणनफल व उनके HCF तथा LCM का गुणनफल समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए मान्य नहीं है। इसकी जांच आप स्वयं किसी संख्या समूह को लेकर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से 2 धनात्मक पूर्णांकों व उनके HCF तथा LCM के बीच संबंध के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।